तो क्या क्या हो गया, किसी बॉडी को अगर हीट देंगे तो क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। एब्जॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, ट्रांसफ़र करके नेक्स्ट सरफेस का बढ़ाएगा और रिफ्लेक्ट करके हमको दिखाई देगा ना। तो रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर और ट्रांसमिटिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर अगर ज़्यादा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, ट्रांसमिटिव पावर तो ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्टिव पावर ज़्यादा तो इतनी कहानी हो गई। a + r + t = 1 और क्या 100%, नहीं ना। और अगर t 0 हो जाए तो a + r = 1। गुड एब्जॉर्बर, बैड रिफ्लेक्टर, बैड एब्जॉर्बर, गुड रिफ्लेक्टर। ये सारी कहानी नहीं हो गई, ठीक है। अच्छा अब समझिएगा, उसमें ये भी केस पढ़े थे कि अगर एक ही t 0 हो जाए, r 0 हो जाए तो a = कितना 1। एब्जॉर्प्शन 100%, एब्जॉर्प्शन 100% का मतलब बॉडी कैसी हो गई, ब्लैक बॉडी। चलिए लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, फटाफट, एमिसिव पावर, ठीक है, एमिसिव पावर, ठीक है। एमिसिव पावर में लिख सकते हैं, लिखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमिसिव पावर, इज कॉल्ड एमिसिव पावर, इज कॉल्ड एमिसिव पावर। अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एमिसिव पावर, ठीक है। कोई भी बॉडी, ठीक है, अपने अंदर से, जैसे ऐसे लिखते हैं ना, एमिसिव पावर, ठीक है, एमिसिव पावर इज इक्वल टू लिखते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड, क्यों, कैसा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कोई बॉडी है अपने अंदर से एनर्जी इमिट कर रहा है, क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, तो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी निकलेगी उसी पावर को क्या कहेंगे, एमिसिव पावर। बस समझ में आई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एमिसिव पावर। एमिसिव पावर भी हो गया, चलिए ठीक है। और इसमें जैसे ए जो है ना, ए जो है वो हमारा एक्सपोज्ड एरिया है। कौन सा एरिया है, एक्सपोज्ड एरिया का मतलब वो होता है कि वो एरिया जहाँ से इमिशन हो रहा है, ठीक है। एक्सपोज्ड एरिया का मतलब क्या, वो एरिया जहाँ से क्या हो रहा हो, इमिशन हो रहा हो। जैसे वो हम लोग वायर वाला केस देखिए, अगर ये सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, अरे करंट कैरिंग वायर, ठीक है, करंट कैरिंग वायर में हमारा करंट जो हीट निकलता है इस सरफेस से निकलता है ना, ठीक। तो इस सिलेंडर का एक्सपोज्ड एरिया कितना है, 2πRH, नहीं हो गया, ठीक। तो वो एरिया जहाँ से एनर्जी का इमिशन होता है उस एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सपोज्ड एरिया। और जब भी एमिसिव पावर निकालेंगे तो हमेशा कौन से एरिया का बात करेंगे, एक्सपोज्ड एरिया। चलो ठीक है, ये सारी कहानी नहीं होगी। अगर इसका यूनिट की बात करें तो क्या लिखेंगे, फटाफट बोलो, जूल पर सेकेंड, वॉट, जूल पर सेकेंड, ये जूल, ये टाइम, जूल पर सेकेंड, वॉट। तो क्या लिखे, वॉट एरिया का क्या, मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या आ गया, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा अगर यही फॉर ब्लैक बॉडी की बात कर लें, कौन सी बॉडी की बात कर लें, ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर को कैपिटल ई से लिख देंगे। किसे लिख देंगे, कैपिटल ई से, समझ गए। एमिसिव पावर मतलब इमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लिख लो, जो फॉर्मूला लिखा है जल्दी लिख लो, ई इज द एक्सपोज्ड एरिया, टी इज द टाइम, यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर। हो गया, फिर पढ़ाएंगे। बेचारा कोई चीज़ खाते जाएगा, खाना फूटा नहीं जाएगा। देखो एमिसिटिविटी, एमिसिटिविटी, एमिसिटिविटी ई, एमिसिटिविटी, एमिसिटिविटी ई, हो गया, एमिसिटिविटी ई, समझ गए, ठीक है। जैसे वो क्या होता है हमारा क्या क्या, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर। बॉडी भाई मतलब रेफरेंस कौन है, वाटर। यहाँ रेफरेंस ले लो, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी को रेफरेंस ले लो तो क्या कहेंगे, एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाई एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड एमिसिटिविटी। बिल्कुल रिलेटिव डेंसिटी का कॉपी है, उसमें डेंसिटी का रेशियो था बॉडी बाई वाटर, इसमें एमिसिव पावर का रेशियो है किसका, नॉर्मल बॉडी बाई ब्लैक बॉडी। एमिसिटिविटी को लिखते हैं स्मॉल ई से, ये आएगा एमिसिव पावर किसका, ब्लैक बॉडी का। ये एमिसिव, सॉरी नॉर्मल बॉडी,
ठीक है, नॉर्मल बॉडी का आएगा और ये हमारा किसका आएगा, ब्लैक बॉडी का। लिख लो इसका यूनिट हाँ कुछ नहीं है, यूनिटलेस है, ठीक। एमिसिटिविटी हो गया, एमिसिव पावर हो गया, ठीक है। चलिए अब कर दें, अब सुनिएगा, ठीक है। एक चीज़ बात बताइए, एमिसिव पावर जानते हैं, एमिसिटिविटी जानते हैं, ये सब कहानी हो गई। क्या कह रहा था, हाँ एक बात याद रखिएगा ना, जो हम फिर से बोल देंगे पूरा हम क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है। हम पढ़े हैं पहले ए, व्हाट इज ए, एब्जॉर्प्टिव पावर, व्हाट इज टी, व्हाट इज आर, ये तीनों यूनिटलेस, ठीक। फिर पढ़े इमिसिव पावर, फिर इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी और इनका रेशियो इमिसिटिविटी पढ़े ना, ये भी हमारा यूनिटलेस। एक बात और याद रखिएगा, ई का और ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ई का काम ई हम कब यूज करेंगे, जब इमिट हो रहा हो, जब एनर्जी इमिट हो रही होगी। और ए कब यूज करेंगे, एब्जॉर्ब हो रहा हो। बस में ई तब यूज करेंगे जब इमिट हो रहा हो, ए तब यूज करेंगे जब एब्जॉर्ब हो रहा हो। बट इनका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही तो इमिट करेगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, सेम। लिख लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ई एंड ए आर सेम, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ई एंड ए आर सेम, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ई एंड ए आर सेम। हो गया, चलिए ये सब पावर और हो गया। अब हेडिंग लिखिए ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी ना, कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें ट्रांसमिशन जीरो हो, जिसमें ट्रांसमिशन जीरो हो, ट्रांसमिशन जीरो होने के साथ साथ उसका रिफ्लेक्टेंस भी जीरो हो, सिर्फ हो क्या, एब्जॉर्प्शन हो, ठीक। कोई भी ऐसी बॉडी जिसपे जितनी भी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उन सारी एनर्जी को यह क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। उसका एब्जॉर्प्टिव पावर या उसका एब्जॉर्प्शन कितना हो, 100% हो। कितना परसेंट हो, 100%। और ऐसी अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट करती है तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। लेकिन कोई बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा, तो एब्जॉर्प्शन अगर 100% है तो एमिशन भी 100% होना चाहिए। तभी उस केस को क्या कहेंगे हम लोग, क्या चीज़, आइडियल ब्लैक बॉडी। सिंपल बात फिर से बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी पे हम 100 जूल एनर्जी गिराए तो क्या 100 एब्जॉर्ब करेगा, क्या 40, 50, 30, 20, कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा ना। तो सबका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा। लेकिन अगर आइडियल ब्लैक बॉडी है तो उसमें क्या होगा, जितना दिए वो सब ले लिया और उतना ही हमारा क्या कर दिया, एमिट कर दिया। पूरी बात होनी चाहिए, दोनों सब कुछ होना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, कोई भी ऐसी बॉडी जिसपे जितनी एनर्जी इमिट हो सारी की सारी एब्जॉर्ब, और जितना एब्जॉर्ब करे उतना ही इमिट कर दे ना, इमिशन कर दे, तब उस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल ब्लैक बॉडी। बस इनमें ही, जैसे एग्जांपल है ही नहीं तो कहाँ से बताओगे सोच रही थी हम बना के बता देंगे। ये स्टार्स, सन, ब्लैक होल नहीं, ये क्या है, ब्लैक होल ब्लैक बॉडी है कि नहीं, एमिट नहीं करता है। ब्लैक होल सारे लाइट को या सारी एनर्जी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन एमिट, तो ब्लैक होल को कभी ब्लैक बॉडी नहीं कहेंगे, ब्लैक होल को कभी ब्लैक बॉडी नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्स की बात करें तब एब्जॉर्ब तो करते हैं और एमिट भी करते हैं, तो उनको हम ब्लैक बॉडी कैसे, आइडियल नहीं कहेंगे हम लोग, उनको क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी। दे बिहेव लाइक ब्लैक बॉडी, दे आर नॉट अ परफेक्टली आइडियल ब्लैक बॉडी। बस इनमें ही, तो ब्लैक होल हमारा ब्लैक बॉडी नहीं है। जितने हमारे स्टार्स है वो उनका जो बिहेवियर होता है किसकी तरह होता है, आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह। वो होते नहीं है, बिहेवियर ऐसा है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करते हैं सारा, और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ क्या करते हैं, इमिट करते हैं। अरे बहुत कुछ नहीं बनता है, सन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो पढ़ना हम लोग को उसमें, इसमें फ्यूज़न में, ठीक है,
कि वो बनेगा, न्यूरॉन स्टार बनता है, फिर नेबुला बनता है। खैर छोड़ो, अभी भी याद रखो, ठीक है। ठीक, बेचारे का शक्ल बन गया, इतना बड़ा बड़ा बनाना है। समझे? आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए कंडीशन 100% ऑप्शन, और जितना एब्जॉर्ब किया उतना इमिट किया। हमारा ब्लैक होल ब्लैक बॉडी नहीं है, ब्लैक होल ब्लैक बॉडी नहीं है। क्यों? हाँ, इमिशन नहीं होता है। और हमारे स्टार्स लाइक अ ब्लैक बॉडी। अगर हम स्टार्स के लिए पूछे ए की वैल्यू 1, अगर स्टार्स के लिए सॉल्व करें, अरे यार ब्लैक बॉडी का ये 1 होता है ना, तो स्टार का बिहेवियर जो है ब्लैक बॉडी की तरह हो रहा है। तो अगर कहीं पे स्टार दिया हो तो ए की वैल्यू अपने आप क्या ले लोगे? 1 ले लोगे। समझ गए? क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज़ और पूछना था। हाँ, ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक जरूरी नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब उससे कलर ब्लैक से मतलब नहीं होता है, वो कुछ भी हो, ठीक है। कोई ऐसी बॉडी हो, कलर कुछ भी हो, लेकिन वो सब का सब क्या कर ले रहा हो? एब्जॉर्ब कलर, उसके कलर से नहीं जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। जैसे जैसे ब्लैक भाई साहब हाँ, वो कहेगा वो काला चुचुंदर। अरे कार्बन ब्लैक, ठीक है, कार्बन ब्लैक प्योर 99 से भी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करता है। जितनी एनर्जी आती है सारी इंसिडेंट का क्या करेगा? 99% से भी ज़्यादा क्या कर जाता है? एब्जॉर्ब कर। बहुत थोड़ा सा जो पार्ट होता है वही वो क्या करेगा? इमिट करता है। लिखिए लिखिए, द बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट एनर्जी, बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट एनर्जी, all incident energy and emit all energy is called ideal black body. It's called ideal black body, ठीक है। ideal black body हो गया। फिर लिखिए black hole is not a black body. Black hole is not a black body because it only absorb energy, ठीक है। हो गया। फिर लिखिए, फटाफट लिखते जाइए ना। फिर लिखिए star behave like black body, behave like black body, behave like black body। हो गया। अच्छा, नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है? जो मतलब सरफेस परपेंडिकुलर आए, नॉर्मल से जाए। अगर लाइट हमारी, मान लीजिए मिरर है, ठीक है, ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये लाइट हमारी ऐसे नॉर्मल से आ रही है ना, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाए तो इसको कौन सा इंसिडेंस कहेंगे? नॉर्मल। जितने पे आए उतने पे निकल गया, ठीक। कोई हमारा यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है? 0। आर की वैल्यू कितनी है? 0। अच्छा, नेक्स्ट लिखिए फेरीज ब्लैक बॉडी, फेरीज ब्लैक बॉडी, ठीक है, फेरीज ब्लैक बॉडी, ठीक, फेरीज ब्लैक बॉडी, ठीक है, फेरीज ब्लैक बॉडी, फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरी ने एक ब्लैक बॉडी बनाया, 2 कंसेंट्रिक स्फीयर लिए, हॉलो, ठीक। फेरीज ने क्या बनाया? ब्लैक बॉडी बनाया, ठीक है। उन्होंने क्या लिया? 2 कंसेंट्रिक स्फीयर लिया। अच्छा, अगर मान लो कोई बॉडी है, वो एनर्जी इमिट कर रहा है, क्या कर रहा है? एनर्जी इमिट कर रहा है। अगर एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है, तो एनर्जी इमिट मतलब ट्रांसफर कर रहा है। कौन कौन से मेथड से ट्रांसफर कर सकता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। हम कहीं तीनों रोक दें, हम ना कंडक्शन होने दें, ना कन्वेक्शन होने दें, ना ही रेडिएशन होने दें, है ना। अगर हम कंडक्शन भी रोके, कन्वेक्शन भी रोके और रेडिएशन भी, तो क्या ही ट्रांसफ़र होगा? नहीं। अच्छा सुनो, अब रेडिएशन तो नहीं रोक पाएंगे, तो कुछ है ही नहीं, तो कंट्रोल में नहीं हमारे। कंडक्शन कन्वेक्शन रोक सकते हैं, कैसे? अगर मीडियम हटा दें, हम वैक्यूम लगा दें, तो ना कंडक्शन होगा ना ही कन्वेक्शन, बचेगा कौन? रेडिएशन। अच्छा, फेरीज ने क्या किया? एक कंसेंट्रिक स्फीयर ले लिया, ठीक है, और उस कंसेंट्रिक स्फीयर में ये बहुत फाइन, एकदम छोटा सा, बहुत पतला सा फाइन होल ऐसे बनाया, एक बहुत पतला सा होल बना दिया, और अंदर जो ये इनर सरफेस है ना, इनर सरफेस, ठीक है,
पेंटेड बाय कार्बन ब्लैक, ठीक है। जो इनर सरफेस है उसको पेंट कर दिया, किससे पेंट कर दिया? कार्बन ब्लैक से। ब्लैक कार्बन मैक्सिमम एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, अब क्या किया, ठीक है, और इसके अंदर वैक्यूम मीडियम हटा दिया तो क्या हो गया? वैक्यूम हो गया। क्या हो गया? वैक्यूम हो गया। बस नहीं, समझ गए कैसे बनाया? हॉलो कंसेंट्रिक स्फीयर ले लिया, अंदर क्या है? वैक्यूम। कितने स्फीयर हैं? 2। कंसेंट्रिक है ना, बीच में वैक्यूम है, अंदर वाले सरफेस को पेंट कर दिया, किससे पेंट कर दिएगा? कार्बन ब्लैक से, और अंदर छोटा सा बहुत फाइन होल बना दिया, बहुत फाइन एकदम, ठीक। अच्छा, मान लो कोई लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इससे लड़के वापस आ सकती है? हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो जाए? नॉर्मल इंसिडेंस हो जाए। उस नॉर्मल इंसिडेंस को भी रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ पे एक पॉइंटेड एंड लगा दिया। क्या लगा दिया? पॉइंटेड एंड। और जब पॉइंटेड एंड लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कभी इसके परपेंडिकुलर जाएगा नहीं, तो हमेशा क्या होगा? मुड़ेगा, मतलब कभी भी नॉर्मल इंसिडेंस नहीं होगा। ये पॉइंटेड एंड क्यों लगाए हैं? नॉर्मल इंसिडेंस ना हो पाए। अब क्या किए, ठीक है, इसके अंदर कोई लाइट ऐसे चली गई, मान लीजिए ऐसे गई कहीं, ठीक, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ ऐसे, फिर यहाँ, अब जब इससे लड़के यहाँ पहुँचा, ठीक, यहाँ पहुँचा तो लगभग जितनी एनर्जी आई थी, कार्बन ब्लैक कितना एब्जॉर्ब करता है? 99.99 के आसपास ना, तो जितनी एनर्जी आई थी उसका लगभग 99% क्या हो गया? एब्जॉर्ब। बचा कितना? 0.01। हाँ, अब 0.01 यहाँ आया, अब 0.01 का भी 99.99 एब्जॉर्ब, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे कहीं आया, हर बार एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्ब होते होते पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। जितना दिए हैं वो पूरी एनर्जी क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। और पूरी की पूरी एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब हो गई, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगा? लग रहा है कि ऐसा होगा, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है? हमको लग रहा है ना थ्योरी से कि सबको तो सब एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए? ब्लैक बॉडी होना चाहिए, ब्लैक बॉडी। लेकिन ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंटल है। हम लोग थ्योरी से ऐसा समझ सकते हैं। समझ गए? कौन सी बॉडी है ये? फेरीज ब्लैक बॉडी। समझ में आया? अच्छा, अगर हम कह दें कि इस, थोड़ा सोच के हमको बताना, ये पूरा हम कंस्ट्रक्शन की है, बनाए हैं, इसमें से कौन थोड़ा सा पार्ट जो है आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है? लास्ट वाला, जो लास्ट टाइम रिफ्लेक्ट हो गया है। क्या कहें, ये पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा छोटा पार्ट है जिसका बिहेवियर आइडियल ब्लैक बॉडी की तरह हो, या ब्लैक बॉडी की तरह हो? अरे ये फाइन होल, इससे तो हाँ निकलेगा, जो भी जाएगा निकलेगा, तो रेडिएशन कहीं से निकलेगा, इससे निकल पाएगा क्या? इससे वही निकलेगा जो सीधा आके इससे जा रहा हो, और कोई सीधा वाला आएगा, तो इसका जो छोटा सा ये पार्ट है उसका बिहेवियर किसकी तरह हो जाएगा? आइडियल ब्लैक या ब्लैक बॉडी की तरह। समझ गए? बनाओ, जल्दी बनाओ। दोनों स्फीयर्स में बात कर रहे हैं, दोनों के अंदर बीच में से। हाँ, अकेले स्फीयर में पता नहीं कैसे वैक्यूम होगा। फिर बनाओ। हो गया? चलिए नेक्स्ट लिखिए। तो इस ब्लैक बॉडी भी पढ़ लिए। नेक्स्ट देखिए किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ, किरचॉफ भी बहुत तेज थे।
जैसे न्यूटन थे, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन न्यूटन कई जगह, हाँ क्या कह रहे हैं? अच्छा सुनो, किरचॉफ लॉ में सुनना क्या है, बहुत सिंपल बात, ठीक। हम ले रहे हैं एक, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, कोई सराउंडिंग ऐसे कुछ है, ठीक, बस सिंपल बात ना, ठीक है। सेम सराउंडिंग में हम दो बॉडी रखते हैं, ठीक है। एक बॉडी हम रख रहे हैं नॉर्मल बॉडी, एक बॉडी हम रख रहे हैं ब्लैक बॉडी। कितनी बॉडीज है हमारे पास? दो। कौन कौन? नॉर्मल बॉडी और ब्लैक बॉडी। अच्छा, दोनों का सराउंडिंग क्या? दोनों आइडेंटिकल है। दोनों कैसे हैं? तो दोनों का एरिया सेम होगा। अच्छा ठीक है। अब क्या किया, दोनों का सराउंडिंग सेम है तो दोनों को मिलने वाला हीट भी सेम होगा। इसको क्यों हीट मिल रहा है तो इसको भी क्यों हीट मिलेगा। दोनों का सराउंडिंग सेम है तो दोनों को मिलने वाला हीट क्या है? सेम। अच्छा, अगर हम पूछें, मान लिया कि जो नॉर्मल बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर है वो ए है, नॉर्मल बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर कितना है? ए, और ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर 1 आ गया। अब दोनों पे इंसिडेंट हीट कितना है? क्यू। अब पूछें हीट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी कितना? अरे ब्लैक बॉडी को क्यू मिलेगा तो क्यू एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब बाय नॉर्मल बॉडी, हाँ एब्जॉर्ब पूछ रहे हैं, ए क्यू। एब्जॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू एब्जॉर्ब बाय टोटल ना, तो हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल कितना? ए इंटू क्यू आया। हीट एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी इज क्यू, हीट एब्जॉर्ब बाय नॉर्मल बॉडी इज ए क्यू। समझ गए? अच्छा, अब हम पूछें हीट इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। अरे क्यू जितना एब्जॉर्ब करता है उतना ही इमिट करता है ना, और हीट इमिटेड बाय नॉर्मल बॉडी ए क्यू ना। स्लो बोल रहे हो तुम लोग ना, ठीक। हीट इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी क्यू, अरे जितना लिया उतना देगा ना, ये थोड़ा अपने घर से लगा के देगा। और हीट इमिटेड बाय ब्लैक नॉर्मल बॉडी कितना? ए क्यू। हम पूछे इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, बोलिए क्या? इमिटेड अपॉन एरिया इनटू टाइम। इमिटेड कितना? क्यू। एरिया कितना? ए। टाइम कितना? टी। आ गया। ये क्या निकला? इमिसिव पावर किसका? ब्लैक बॉडी का। और इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी पूछे तब ए क्यू अपॉन ए टी है ना। और इस क्यू बाई ए टी की जगह क्या लिख सकते हो? ई बी। तो क्या लिखेंगे आप? ई ऑफ नॉर्मल बॉडी इज इक्वल टू ए छोड़ दे तो जो बचा ई ऑफ बी। आया देख। और यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ई ऑफ नॉर्मल बॉडी अपॉन ए इज इक्वल टू ई ऑफ ब्लैक बॉडी, है कि नहीं? तो ये बताओ, ये क्या है? इमिसिव पावर किसका? नॉर्मल बॉडी का। ये क्या है? एब्जॉर्प्टिव पावर किसका? अरे नलायक को, नॉर्मल बॉडी का। ब्लैक बॉडी का 1 है, भगा दे क्या तुम सबों को हम। ये क्या है? इमिसिव पावर किसका? और ये क्या है? किसका? नॉर्मल बॉडी का। ये क्या है? और ब्लैक बॉडी। एंड ब्लैक बॉडी में जितना इमिट करता है, जितना एब्जॉर्ब करता है उतना, तो इसके ब्लैक बॉडी के लिए ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, है कि नहीं? तो किरचॉफ लॉ यही कहता है, किसी भी नॉर्मल बॉडी का इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। दिस इज योर किरचॉफ लॉ ना। किरचॉफ ने क्या बताया? फॉर एनी बॉडी द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्या लिखेंगे? E1 बाई A1 इज इक्वल टू E2 बाई A2 डॉट 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 इज इक्वल टू EN बाई AN। ये हमेशा रहेगा, आएगा ना। और सारे कांस्टेंट किसके इक्वल? इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और यहां से ये भी लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू A, E प्रोपोर्शनल टू गुड एब्जॉर्बर, गुड इमिटर, गुड एब्जॉर्बर दो, गुड इमिटर, बैड एब्जॉर्बर दो। हाँ, ये क्या बहुत बड़ी बात है? ज्यादा खाएगा ज्यादा निकालेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तभी ना ज्यादा इमिट करेगा, और कम कब एब्जॉर्ब करेगा? कम इमिट करेगा। तो गुड एब्जॉर्बर तो गुड इमिटर, बैड एब्जॉर्बर तो बैड इमिटर। इसको देखो, समझे? समझ रहे हो तुम लोग? ए ज्यादा
ए ज़्यादा तो छोड़ दो, पीछे पड़ गई, दूसरे मोहल्ला में चला गया। हाँ, ए ज़्यादा तो ई ज़्यादा, मुर्दों को पढ़ा रहे हैं, मुर्दों को। हाँ, कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। आर की वैल्यू, अरे बाबा, आर की वैल्यू कम, चलो मुर्दा बोला कम, ई कम, जागे, इज्जत की बात है ना। तो क्या होगा, गुड एब्जॉर्बर, गुड इमीटर, बैड रिफ्लेक्टर, बैड एब्जॉर्बर, बैड इमीटर, गुड रिफ्लेक्टर। समझ गए? छापो जो छापना। अकॉर्डिंग टू दिस लिख लो फटाफट। According to this, the ratio of emissive power and absorptive power, according to the ratio of emissive power and absorptive power for any body is always a constant. Is always a constant. Is always a constant. हो गया? ठीक है, ये सब तो आता होगा तुम लोग को। चलो 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। तुम्हें क्या लगा? अब कल आएंगे लिख के ले लो, ले लो, चलो इधर जाना चाहिए सब, यही रहेंगे तो बच्चे कैसे होंगे? नहीं, तुमको इसका टेंशन है यार, कब देख रहे हैं। चलो हो गया, नहीं हुआ हमारा तो टाइम हो गया। ये बहुत तेज लिखिए भाई। तो क्या है देखो, एक डब्बा, इसमें से 2 गोल, उस गोल में एक कौन है? नॉर्मल, एक ब्लैक। हीट एब्जॉर्ब बाय नॉर्मल बाय ब्लैक, हीट इमिटेड नॉर्मल बाय ब्लैक, दोनों का एमिसिव पावर का रेशियो, और ये रेशियो कांस्टेंट। खत्म बात। नहीं मिठाई मिठाई मिठाई, अरे छूट गया तो वो भी छूट गया। हम तुमको बहुत मानते हैं हम, हाँ, कभी कभी ज़्यादा मान लेते हैं। तुम जो कहो तुरंत कर दे। सुनो तो लिख लो, लिखो। From above, good absorber is good emitter but bad reflector. From above, good absorber is good emitter but bad reflector. Good absorber is good emitter but bad reflector. And vice versa. कितना तेज? चलो सुनो, अब क्या, हमारे पास ऐसे 2 बॉडीज हैं, ठीक है, ये ठीक, ये हमारा स्मूथ सरफेस है, स्मूथ शाइनी है ना, और ये हमारा डल है, ठीक है, और रफ सरफेस है। ठीक, हमारे पास 2 बॉडी है, एक का स्मूथ सरफेस है, शाइनी सरफेस है, शाइनी लग रहा है, शाइनिंग लिखे लग रहा है, शाइनी, ठीक है, शाइनी है, ठीक, और एक हमारा डल है और रफ है। ठीक, अब दोनों बॉडी को हीट कर दिया गया, गर्म कर दिया गया। ठीक, अब दोनों बॉडी को अगर हीट कर दिए तो हीट करने के बाद इसका और इसका, ठीक है, दोनों बॉडी को हम क्या किए, हीट करने के बाद इसका क्या होगा, कलर नहीं मतलब कैसा होगा, शाइनी वाला गुड रिफ्लेक्टर, शाइनी वाला
गुड रिफ्लेक्टर है क्योंकि शाइनी है तो सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा। तो कैसा एब्जॉर्बर? बैड एब्जॉर्बर तो इसका कलर डार्क, बैड रिफ्लेक्टर है ना, ठीक है। ये गुड रिफ्लेक्टर है तो बैड एब्जॉर्बर, बैड इमिटर तो काला होगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। हाँ कहो। और ये कैसा है? डल है, रफ है, तो क्या करेगा ये? गुड है। बैड रिफ्लेक्टर तो गुड, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करे, ज़्यादा निकालेगा, तो ये हीट करने में क्या करेगा? शाइन करेगा, है ना। वो हीट करने में ब्लैक लगेगा, लेकिन ये क्या करेगा? शाइन करेगा। जैसे कोयला नहीं दिखा, जलने पे एकदम लाल हो जाता है पूरा, नहीं हो जाता है? जैसे कोयला और लोहे में, ठीक है, ऐसा कुछ देखो। अब लोहा तो नहीं ले सकते, वो कमस्टाइल नहीं है, ठीक है। कोयले को ही देख लो ना कि ब्लैक होता है, जलने पे एकदम रेड हो जाता है, देखिए पूरा शाइन करने लगता है, होता नहीं है? जैसे लगता है गोल्ड टाइप हो गया है, बहुत ज़्यादा देखोगे ना, रेड से गोल्डन ऑरेंज टाइप में आने लगता है, होता है कि नहीं? तो वो सारी चीज़ें हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझ गए, ठीक। एक एग्जाम्पल ये है, लाल ग्लास से हम लोग चीज़ें देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? लाल। लाल चश्मा पहन लो, हीरो बन जाओ, सारी दुनिया कैसी हो जाएगी? लाल। क्यों? लाल पहने, काला पहन ले तो काला दिखेगा, थोड़ा बहुत डार्क दिखता है। देख रहे हो, डार्क और काले में फर्क नहीं है। बोलो, रेड से रेड क्यों दिखता है? वो रेड जो है वो मतलब क्या रेड एब्जॉर्ब करेगा। बोलो भाई, गलत बात है, लेकिन वो अलग लगता है। क्या अलग है? तरीका है समझाने का। समझा दो थोड़ा सा प्लीज। जैसे मान लीजिए इसको रेड कलर का कर दिए, तो इससे अगर लाइट आती है, कुछ लाइट अगर इसके सरफेस से भी रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो ये तो रेड है, तो हम लोग को रेड सेंसेशन अरे यार, रेड ग्लास सामने से आया, वाइट लाइट, कौन सा आया? वाइट लाइट में कितने कलर? जब यहाँ से निकलेगा तो रेड को निकलेगा। रेड ग्लास रेड को अलाउ करता है, सिर्फ रेड ग्लास सिर्फ कौन से कलर को अलाउ करता है? बाकी सबको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। बस इसमें रेड ग्लास जो है रेड को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर दे, रेड को अलाउ करेगा, ट्रांसमिट होने देगा, ये अपने अंदर से ट्रांसफर हो देगा, ठीक है। लेकिन बाकी सबको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब। तो हमारे तक पहुंचा कौन? तो हमको रेड दिख रहा है। अगर यही हमारा ग्रीन ग्लास की बात करो, जनरली रेड और ग्रीन की बात करते हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से वाइट लाइट आ रही है, अब ग्रीन ग्लास किसको अलाउ करेगा? ग्रीन को अलाउ करेगा, जो कलर होता है वही अलाउ करता है, ठीक है। ग्रीन ग्लास ग्रीन को अलाउ करेगा, बाकी सब तो फिर हरियाली हो जाएगी, बस नहीं तो लाल हरा। अच्छा, व्हाइट में से रेड निकला, सोचो, सुनना ध्यान से, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ से आया कौन सा लाइट? तो व्हाइट में से रेड तो निकल चुका है, ये लिया कौन सा? ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया? बाकी सब, बाकी 6 कलर, ये भी बाकी। रेड निकालोगे तो मैक्सिमम ग्रीन बचता है, सब थोड़े थोड़े बचते हैं, लेकिन मैक्सिमम कौन बच रहा है? तो ऐसे देखा जाए बेसिकली कंपोजिशन के हिसाब से, तो रेड ग्लास सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब क्या करता है? ग्रीन। सबको जैसे कह रहे हैं ना कि वॉलेट इंडिगो, सबका कंपोजिशन अपना अलग अलग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में होगा वो कौन होगा? तो ग्रीन को क्या कर लिया, बाकी को छोड़ दें, तो मेन बचा कौन? और वैसे यहाँ मेन कौन बचा? रेड। तो रेड ग्लास इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ एंड ग्रीन ग्लास इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ। तो ऑन हीटिंग रेड ग्लास इमिट ग्रीन कलर एंड ग्रीन ग्लास इमिट। किसने बताया? किरचॉफ ने, हम नहीं। कौन बताया? किरचॉफ। मतलब रेड ग्लास इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ ग्रीन कलर, दैट्स व्हाई गुड इमिटर ऑफ ग्रीन कलर। ग्रीन एब्जॉर्ब किया ना, लहरें छोड़ाती हूँ क्या कहीं अपना, हाँ कि यहाँ थे फिर गायब। लिखो, लिख लोगे ये सब, रेड ग्लास और लिख लो लिख लो लिख लो। सही से बोल देते हैं, हम उल्टा बोलते हैं। हाँ हम बोल यही चीज रहे तो उल्टा बोल दिए थे कि रेड, हम बोलते रेड एब्जॉर्ब करता हाँ, तो कितना मजा आता, लाल पहनते हरा दिखता, हाँ गजब, अरे जादू हो जाता। हरा पहनिए लाल दिखेगा, हाँ। और दो चार तो देख लें तो कहेंगे हमको आंखों की नई बीमारी हो गई। तो क्या कहते हैं तब क्या कहते हैं, कह दो कुछ कहो, अच्छा फिर तो हो नहीं रहा होगा, हाँ। ब्लैक नहीं होता है, मतलब वो एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इंटेंसिटी घट जाती है, हमको कम लगता है। काला पहन लेंगे दिखाई देगा। लिखो, लिख लो फटाफट लिखो। रेड ग्लास
क्या 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 बोलो। जैसे पूछ रहे थे कलर ब्लाइंड लोग को अगर वही चश्मा लगा दे तो कुछ असर होगा? जैसे हाँ। उन लोग को भी होता है ना रेड ग्रीन सब में। हाँ होगा नहीं होगा कर पाते होगा हैं तो- होगा। और एक दिन पकड़ के ला के दिखाएंगे तुमको। कोई एक कलर बैंक हाँ यहीं बाहर एक ठो मैमल घूम रहा था, उसी को ले आए। लिखो रेड ग्लास इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ ग्रीन कलर। 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 दैट्स वाई गुड इमीटर फॉर ग्रीन कलर। गुड इमीटर फॉर ग्रीन कलर। हो गया? बैड रिफ्लेक्टर। अब नहीं बताएंगे ये सब, तो खुद से लिखना। ये ग्रीन हरियाली ग्लास और लिख लेना। अच्छा सिल्वर को जलाएंगे तो कैसा निकलेगा? सिल्वर को अगर हम हीट आउट करेंगे तब शाइनी होता है बहुत। क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। अरे यार सिल्वर शाइनी होता है तो क्या हो गया? बैड एब्जॉर्बर। बैड एब्जॉर्बर तो बैड इमीटर। यस अब तुम लोग तेज हो गया। सामान को देखते बता दोगे, जलने के बाद देखो तुम्हारा ये होने वाला है। तुमको हीट करेंगे तुम ये हो जाओगे। गली में से गुजरेगा तो एक मिनट। देखो गुजरे में से, ये भाई एकदम गुजरा हुआ है। सुन हो गया? कौन सा लॉ पढ़ लिए? किरचॉफ लॉ। ठीक हो चुका। चलो नेक्स्ट लिखो। देखो ये लिख ले रही है स्पीड, ये स्पीड मेंटेन कर चुकी है। अब तुम पीछे रह गई, अब तुम हार गई। जाओ जाओ, अब डबल हार गई। ताक ली तो 4 बार हार गई। ये तो रेस से ही बाहर है। हमें लगा था लास्ट लिख रही है। अरे ये ऊपर वाला लिख चुकी है। कोई नहीं, लिखी लिखी लिखी। जब बाहर ही बैठ के लिखना है तो लिखो। कितना मिनट हुआ? क्या चीज़? कहते ये ठीक आदमी है नहीं। होता है ना? ठीक नहीं है ये, चाल चलन बदल रहा है इसका। ई और ए में ग्राफ कुछ अच्छा सा बता दो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से हाँ तो ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर। देख ले, हम पूछे इसलिए ऊपर हो गया। अरे यार ए 0 तो ई 0। हाँ नहीं अपने घर से निकालेगा, लेगा ही नहीं तो निकालेगा कहाँ से? ए की वैल्यू 0 तो ई की वैल्यू भी। तो ई और ए में ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। अभी दिख भी रहा था ये ना। हो गया? चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो। कुछ सोच रही हो? हाँ हाँ कहो। हमको लग रहा है तुमको देख के घनघोर सोच में हो तुम। ये ग्रीन कलर एमिट कर रहा है तो वो कुछ दिखता नहीं है। मतलब जैसे कि मैक्सिमम ग्रीन का अब्जॉर्प्शन कर रहा है तो वो उसको एमिट भी करेगा, तो वो कहाँ जाता है? आसमान में, हवा में, एटमॉस्फेयर में, और कहाँ जाएगा? ये सोचिए पढ़ा दिए, बाकी बचा के रख लेंगे। देखो स्टीफेंस लॉ फिर से मतलब एक और पढ़ाए कब? लॉ के बाद हाँ तभी तो अभी पढ़ाएंगे। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ फिर पढ़ाएंगे। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीटिंग, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ भी है। न्यूटन हर जगह है, कड़कड़ में बसे हैं न्यूटन। ठीक है लिखो स्टीफेंस लॉ। ठीक है अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी हीट हो रही है, जैसे कोई बॉडी एब्जॉर्ब करेगा ये रेडिएट दोनों, ठीक, और जितना एब्जॉर्ब उतना रेडिएट करेगा, तो ना हीट लॉस ना हीट गेन। लेकिन अगर कोई बॉडी एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है तब क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। एब्जॉर्ब ज़्यादा करती है तो बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो उसका हीट गेन हो रहा है। और कोई बॉडी रेडिएट ज़्यादा करती है तब हीट लॉस हो रहा है ना। तो हमको देखो समझ लो एकदम हम क्या क्या करने जा रहे हैं। ठीक है स्टीफेंस लॉ को पढ़ के हम लोग निकालने जा रहे हैं रेट ऑफ हीटिंग। क्या निकालने जा रहे हैं? रेट ऑफ हीटिंग, या तो रेट ऑफ कूलिंग, या तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ कूलिंग, ये सारी चीज़ निकालने, मतलब जितने पॉसिबल रेट हैं वो सबका सब निकालने हैं। ठीक है अच्छा स्टीफेंस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जो भी रेट, जैसे एक चीज़ और बताओ, एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा टेम्परेचर लें? किसका?
अरे बॉडी का एब्जॉर्प्शन, सॉरी नहीं सर, सराउंडिंग का, है ना, एब्जॉर्प्शन के लिए सराउंडिंग का और रेडिएशन या एमिशन के लिए बॉडी बॉडी का। अच्छा, अगर कह दें न्यूटन अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस, ठीक है, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, क्या चीज, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज ए, तो एब्जॉर्प्टिव पावर ज्यादा तो एब्जॉर्प्शन, तो रेट का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो गया ना। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, छोटा एरिया कम एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा एरिया ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पे पावर 4। बस इसमें जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, किस पे, एब्जॉर्प्टिव पावर, एरिया और सराउंडिंग के टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली, बस नहीं। और ओवरऑल सबको कंबाइन कर दे तो क्या आएगा, dqa/dt प्रोपोर्शनल टू AAT0 पे पावर 4 आ गया। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट, तो dqa/dt इज इक्वल टू सिग्मा AAT0 पे पावर 4। बस समझ में, जहाँ पे जो सिग्मा है वो स्टीफेंस कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, स्टीफेंस कांस्टेंट, समझे। और अगर हम पूछें, ध्यान से समझो, ठीक है, स्टीफेंस कांस्टेंट है और सिग्मा का यूनिट पूछ लें, तब दिख रहा होगा यहाँ से, इसका यूनिट, अरे वॉट, कितना बता लो ना, खैर थोड़ा मजबूर हैं हम तो बताते, ठीक है। इसका निकाल लें हैं, इसका होगा नहीं, ये होगा नहीं, डाउट है अभी भी। देखो ए का मीटर स्क्वायर है ना, केल्विन पे पावर 4, तो व्हाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4, ये किसकी वैल्यू, किसकी यूनिट हो गई, सिग्मा की। सिग्मा क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, बोलो, 5 6 7 8 5 6 7 8, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4, ठीक है। जहां पे हमारा सिग्मा क्या है, स्टीफेंस कांस्टेंट। ये जो निकाले हैं ये क्या है, ये क्या निकाले हम, यस, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, बस नहीं। और ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन तब होगा, एकदम याद कर लीजिए, स्टीफेंस लॉ ने कहा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन AAT0 पे पावर 4 के क्या डायरेक्टली, ये एब्जॉर्प्शन तब होगा जब रेडिएशन हो रहा हो, कंडक्शन वंडक्शन से एब्जॉर्प्शन करने लगे तो मत लगा देना ये सब, बस नहीं। ये फॉर्मूला है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का, किसके लिए, रेडिएशन के लिए। अगर इसी में हम पूछ दें, ये समझ गए, ठीक, अगर हम इसी में पूछ दें रेट ऑफ रेडिएशन या इमिशन, तब फिर यही होगा, लेकिन इमिशन के लिए ई होगा, एरिया तो सेम रहेगा, और टेम्परेचर बॉडी का तो क्या लिखे, सिग्मा EAT पे पावर 4। बस इसमें ये क्या है, रेट ऑफ इमिशन, समझ गए, यही हमारा क्या है, स्टीफेंस लॉ। क्लियर हो गया, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट वैल्यू लिख लो अकॉर्डिंग टू दिस yes। स्टार्टिंग में अच्छा लिख लीजिए। समझ गए ना हम क्या करने जा रहे हैं।
समझ गए होगे अब तो। 1 2 3 4 5 5 लाइन है, 5000 मिनट चाहिए। हाँ सबसे पहले भाई जो नहीं लिखे थे। ये बेचारा बहुत परेशान है उनसे। उसमें से देख के तब लिखोगे जब वो खुद लिखा होगा। लिखो नेक्स्ट, लिखो। अच्छा आप समझो, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए ना, ठीक। अब सुनिएगा, हमको रेट क्या क्या निकालना है। अभी हम लोग निकाले हैं क्या चीज़, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिर रेट ऑफ इमिशन या रेडिएशन। अब क्या और कोई रेट हो सकता है, रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट गेन, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीटिंग। 1 2 6 रेट है, ठीक। कितने रेट हैं, 6 और रेट है, इन्हीं सोने से निकलेगा बस। मैं ये जो 2 निकाले वो दोनों क्या है, बेसिक है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हम जानते हैं, रेट ऑफ इमिशन हम जानते हैं, रेट ऑफ हीट लॉस निकालना है। अब क्या निकालना है, रेट ऑफ हीट लॉस। सुनो ध्यान से, पहले हीट लॉस कब होगा, इमिशन ज़्यादा होगा। 10 इमिट कर रहा है, 4 एब्जॉर्ब कर रहा है। 10 इमिट कर रहा है, 4 10 इमिट कर रहा है और 4 एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बेसिकली हमारा क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है कितना, 6। कैसे, 10 - 4। इतनी जुड़ी सी बात में सोच रहे कुछ बड़ा आप पूछ ली। हाँ, तो रेट ऑफ हीट लॉस इक्वल टू क्या लिखें, किस में से किसको, रेट ऑफ इमिशन माइनस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, नहीं ना। रेट ऑफ हीट लॉस निकालने के लिए क्या करें, इमिशन में से एब्जॉर्प्शन को क्या कर दे, माइनस। तो माइनस कर लो, क्या लिखें बोलो, क्या कॉमन, सिग्मा ए और क्या बचा, ई, इमिशन ना, टी पे पावर 4 माइनस ए टी नॉट पे पावर 4, देख सकते हो ना। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू ई की होती है वही ए की होती है, तो ई कॉमन ले लें, क्या बचेगा, सिग्मा ई ए टी पे पावर 4 माइनस टी नॉट पे पावर 4 एंड दिस इज डी क्यू बाई डी टी। ये क्या है, रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट, समझ गए। और यही चीज मान लो हम पूछ लें कि रेट ऑफ हीट गेन, अब हाँ उल्टा कर लो बस, सिग्मा ई ए और क्या, टी नॉट पे पावर 4 माइनस टी पे पावर 4, ये आ गया, ठीक। तो ये हमारा क्या है, डी क्यू बाई डी टी ऑफ गेन, है ना। सिग्मा ई ए टी नॉट पे पावर 4 माइनस टी पे पावर 4। ये कहानी कब हो रही है, जब टी इज मोर देन टी नॉट, और ये कहानी कब हो रही है, जब टी नॉट इज मोर देन टी। एंड व्हाट इज टी नॉट, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। व्हाट इज टी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। व्हाट इज ए, अरे हाँ ठीक है, स्मॉल ए तो उसमें तो है नहीं, कैपिटल ए, एक्सपोज्ड एरिया। कौन सा एरिया, लिखो फटाफट लिखो, क्या है ये, दोनों को रेट को माइनस किए हैं बस। तुम लोग इतने तेज हो ना कि तुम लोग का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन गजब है, सब सोच रहे हैं गलत कह रहे हैं, इमिशन गजब है, सब हम लोग का लॉस है, गेन कुछ नहीं है।
ऑफ कूलिंग। एक चीज़ और अब कर दें, ओनली हमको बताओ, ठीक है। हमारे पास एक स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर, ठीक, और एक क्यूब। स्फीयर और क्यूब में किसका रेट ऑफ हीट लॉस ज़्यादा? क्यूब का मैक्सिमम होता है ना, स्फीयर का कम होता है ना। फिर हम कह दें हमारे पास दो बॉडी है, दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, ऐसे कह दें कि स्फीयर है, ये क्यूब है, एकदम सिंपल बात ना। हीट लॉस या हीट गेन दोनों चीज़ें जो भी होंगी किसकी ज़्यादा होंगी? क्यूब का होगा। हमारे पास दो बॉडी है, दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं, ठीक है। यहाँ पे रेट ऑफ हीट लॉस वाला ये कहानी चल रहा है, ठीक है। ये दो स्फीयर हैं, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, तो इनका हीट लॉस भी सेम होगा, हीट गेन भी सेम होगा। हम कह दें हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस भी r है, लेकिन ये हॉलो है, ये क्या है, हॉलो, और ये कौन है, सॉलिड। दो बॉडी हैं, एक हॉलो है, एक सॉलिड है, पर दोनों का रेडियस सेम है। अब ये रेट ऑफ हीट लॉस सॉलिड, ओरिजिनली बोलो हेलो अरे नलायको सेम होगा। हल्का खोखले से क्या मतलब है, रेडियस ना, कहाँ है कुछ एरिया ना, खाली दोनों का एरिया सेम, तो रेट ऑफ हीट लॉस भी भारी आदमी ज़्यादा निकाल देगा क्या? कुछ नहीं, कहाँ है रेट ऑफ हीट लॉस, कहाँ डिपेंड कर रहा है? तेरा मेरा जवाब रब कर रहे हैं, जो बनाना हो बना। हाँ तो ये ज़्यादा गर्म होगा, हम ऐसा बोले हैं। चलो नेक्स्ट लिखो। अरे क्यूब है, क्यूबॉइड है, दो आइडेंटिकल हैं, एक हॉलो एक सॉलिड है। हाँ, और वही देख के भूल गई क्या इतना जल्दी? इधर जी भूल जाती तुम। एक आता है, क्या आता है वो, अच्छा भी बताएंगे तुमको, जवाब तुरंत याद रहेगा, ठीक है। लिखो रेट, अच्छी बताओ, अगर हीट लॉस होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, हीट गेन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं रेट ऑफ, अगर हमारा डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर तो रेट ऑफ कूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर बढ़ रहा है तब रेट ऑफ हीटिंग। रेट बढ़ रहा है तो समझ जाएंगे क्या चीज़, चेंज इन टेम्परेचर। लिखिए रेट ऑफ कूलिंग, क्या हो गया, रेट ऑफ कूलिंग, बराबर लिखिए रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। लिख लो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, लिखो ना। अच्छा ऐसे लिख लो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये भी ठीक है। अरे यार क्या परेशानी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ DECRESING डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड RA। कल से हम बुक लेके आएंगे ग्रामर वाली। सुनिए, अब टेम्परेचर अगर कम होगा, टेम्परेचर अगर देखिए ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं dQ/dt, ठीक। हम रेट ऑफ कूलिंग निकाल रहे हैं ना, तो रेट ऑफ क्या निकाले, हीट लॉस या हीट गेन ले, लॉस। क्या लिखे हैं, सिग्मा EA और T पे पावर 4 माइनस T0 पे पावर 4। अच्छा बॉडी क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो कौन सा हीट, स्पेसिफिक हीट। तो dQ इज इक्वल टू MS dt लिख लेते हैं, MS इसके जगह लिख सकते हो ना, तो क्या चीज़ dt/dt इज इक्वल टू, या ऐसे लिखो यार MS लिख लो पूरा, तब यही ना, dQ की जगह MS dt इज इक्वल टू सिग्मा EA T पे पावर 4 माइनस T0 पे पावर 4, और ये dt/dt निगेटिव की पॉजिटिव, dt/dt निगेटिव ना, टेम्परेचर घट रहा है तो ये वैल्यू क्या निगेटिव, तो dt/dt इज इक्वल टू सिग्मा EA अपॉन क्या MS, क्या चीज़
टी पे पावर 4 माइनस टी नॉट पे पावर 4। नहीं आ गया? ये क्या है निगेटिव के साथ, ठीक है। ये क्या निकला? रेट ऑफ कूलिंग। और रेट ऑफ हीटिंग क्या होते तो उल्टा, ये ना होता, जो भी आंसर आ रहा है उसका उल्टा। लेकिन वो निगेटिव नहीं आता, वो क्या आता? क्यों पॉजिटिव आता? टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक। ये एरिया के कैसा? डायरेक्टली। मास के कैसा? स्पेसिफिक हीट के भी कैसा? लेकिन जो याद रख लो कि ये जो है चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे, मास पे और स्पेसिफिक हीट पे। लेकिन ये जो चीज़ डिपेंड कर रही थी सिर्फ किस पे? एरिया पे। लिख लीजिए फटाफट। हो गया? तुम छोड़ दो अभी लिखना, लिखता ही नहीं रहा बेचारा। चलो क्वेश्चन सुनो। चलो, कह रहा है हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, और दोनों का मास m है। दोनों का मास क्या है? तो रेट ऑफ हीट लॉस किसका ज़्यादा, 1 का या 2 का? r1 इज मोर देन r2। अरे जिसका एरिया ज्यादा उसका है ना। और रेट ऑफ कूलिंग वही सेम। सेम आंसर ना, क्योंकि मास तो सेम है। ये तो आ गया, तो तुम लोग तेज हो। क्वेश्चन 2, दो बॉडी, दोनों आइडेंटिकल, ठीक। और ये हॉलो है, ये सॉलिड है, ठीक है ना। दो बॉडी दोनों कैसी हैं? आइडेंटिकल, है ना। लेकिन फ़र्क है कि एक हमारा क्या है? हॉलो, और एक क्या है? सॉलिड। तो रेट ऑफ हीट लॉस सेम। रेट ऑफ हीट लॉस सेम, लेकिन रेट ऑफ कूलिंग हॉलो वाले का क्यों? ज्यादा होगा एरिया पे तो मास कम है, ठीक है, ठीक। तो dt बाई dt ऑफ हॉलो इज मोर देन dt ऑफ हो गया ना। मतलब जल्दी ठंडा कौन होगा? कूल है, जल्दी ठंडा होगा हॉलो वाला, ठीक। और क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए कह दे रहे हैं कि हमारे पास ये बॉडी है, इसका रेडियस r है, इसका मास 2m है। इसका मास क्या है? 2m। इसका रेडियस 2r है, इसका मास हमारा 3m है, ठीक। अब दोनों का रेडियस अलग, दोनों का मास भी अलग। ये a हो गया और ये क्या हो गया भी। अब क्या कर लें? एकदम यहाँ देखो, dt बाई dt प्रोपोर्शनल टू a बाई m। यहाँ से दिख रहा है, देखो ये सब कॉन्स्टेंट है ना, प्रोपोर्शनल टू a बाई, है ना। और a बाई m है, तो दोनों का रेशियो निकाल लें। किसका a और m का। तो a कितना पहले वाले का? 4 पाई r स्क्वायर m के जगह 2m। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई r स्क्वायर अपॉन m आया। और दूसरे, समझ रहे हो मेरी बात ना। और दूसरे वाले का एरिया 16 पाई r स्क्वायर अपॉन 3m। तो 16/3 और ये 2 है, तो कौन ज़्यादा? ये ज़्यादा ना। देख लो 16/3 यार 5 पॉइंट के समथिंग, और ये 2 है। तो रेट ऑफ कूलिंग ऐसे लिख लेना, dt बाई dt ऑफ a और dt ऑफ b। रेट ऑफ कूलिंग किसका ज़्यादा? b का, क्योंकि इसका एरिया और मास का रेशियो क्या है? ज़्यादा। समझ गए? और कह दें अगर रेट ऑफ हीट लॉस पूछें तब क्यों b का ज़्यादा? क्योंकि उसका रेडियस ज़्यादा है, तो एरिया भी ज़्यादा। समझ गए? इजी नहीं है सब, बहुत इजी है ना। चलो एक क्वेश्चन और, ठीक है। क्लियर हो गया ये सब? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। एरिया मास बदलेगा तो हम लोग क्या देखेंगे? एरिया और मास का रेशियो। और कहा, एक क्वेश्चन और कहा, सुनिएगा। सुनना, कह रहा है हमारे पास दो आइडेंटिकल ऐसे है, ठीक है। देखो सही है,
ठीक, हमारे पास दो बॉडी हैं, सुनते जाओ सुनते जाओ, ठीक है। R1 इज मोर देन R2, R1 इज मोर देन R2, सेम मटेरियल के हैं, सेम मटेरियल, ठीक। हमारे पास दो बॉडी हैं, ठीक है, एक का रेडियस कितना है R1, एक का रेडियस कितना है R2, लेकिन दोनों का मटेरियल क्या है सेम, और R1 इज मोर देन R2, R1 इज मोर देन, ये कहानी समझ गए, ठीक। दो बॉडी हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, R1 की वैल्यू R2 से क्या है बड़ी है। हम पूछे रेट ऑफ हीट लॉस किसका ज्यादा, रेट ऑफ हीट लॉस किसका ज्यादा, अरे R1 का रेडियस ज्यादा, एरिया ज्यादा है ना, लेकिन पूछे रेट ऑफ कूलिंग, क्यों क्यों, मास तो दिया नहीं है, मास सेम हो जाएगा, नहीं नहीं मास कह दो, हम नहीं सेम कह रहे हैं, डेंसिटी के, हाँ डेंसिटी से तो निकाल लेंगे ना, dt बाई dt इज इक्वल टू सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी, एम एस ना टी पे पावर 4 माइनस टी नॉट पे पावर 4। हमको फिर से चेक करना है एरिया बाई मास, हमको फिर से एरिया बाई मास चेक करना है ना, तो एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, मास की जगह डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दोनों की डेंसिटी सेम हो गई ना, वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैंसिल ना, आर स्क्वायर से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा 3, ऊपर क्या जाएगा 3 अपॉन रो आर, आया ना, तो ये आर के कैसा इन्वर्सली रेट ऑफ कूलिंग आर के, लेकिन कब मटेरियल सेम है, तो जिसका आर कम उसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा, तो dt बाई dt ऑफ 1 और dt बाई dt ऑफ 2 ज्यादा कौन, 2 वाला, क्योंकि उसका रेडियस कम। तो एक फॉर्मूला है जो पढ़े, उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, कर लोगे और क्वेश्चन करें, चलो बंद कर दो।